नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर, इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सम्मेलनों से उनको लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि पांचवा जो विश्व कॉफी सम्मेलन था 2023 का, ये हुआ था। तो इसका जो आयोजन है ये 25 से 28 सितंबर 2023 को हुआ था बेंगलुरु, कर्नाटक में। थीम की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी थ्रू कर्कुलर इकोनॉमी एंड जो है यहाँ पर इसका जो है थीम था। और 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाला, इसका आयोजन हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में। थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा कौन थे? तो इसमें अमिताभ कांत थे। और पहला जो G20 शेरपा बैठक ये उदयपुर, राजस्थान में हुई थी। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य है तो ये अफ्रीका यूनियन है। और 17वां सम्मेलन ये बाली, इंडोनेशिया 2022 में हुआ था। और 19वां सम्मेलन तो ये ब्राज़ील 2024 में। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें 2023 वाले की, तो इसका आयोजन जो है ये 5 से 7 सितंबर 2023 को हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। थीम की बात करें तो एशियन मैटर्स जो यहाँ पर इसकी थीम थी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन था इसका 22 से 24 अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। सम्मेलन की अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामफोसा, इनके द्वारा की गई थी। प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत से तो प्रतिनिधित्व किया गया था, ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो अब दोबारा से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। थीम की बात करें तो यहाँ पर ब्रिक्स एंड अफ्रीका थी, पार्टनरशिप ऑफ म्यूचुअल अल्टरनेटिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें शामिल जो 6 नए देश थे, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, यूए, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां जो सम्मेलन है ये बीजिंग में हुआ था, चीन 2022 में। और 16वां जो सम्मेलन ये हुआ था कजान, रूस 2024 में। 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 वाला, इसका आयोजन हुआ था 11 से 12 जुलाई को विनियस, लुथियानिया में। और जो 32वां सम्मेलन था 2022 वाला, ये मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। 34वां जो यहाँ पर सम्मेलन है 2024 का, तो ये वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन जुलाई में हुआ था इसका, तो जुलाई 2023 में भारत में। थीम जो इसकी टवर्ड्स सिक्योर SCO थी। और 22वां जो सम्मेलन ये समरकंद, उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की आयोजन हुआ था इसके 21 से 30 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। थीम की बात करें तो WHO एट 75 सेविंग लिव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो ये इसकी थीम थी विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की, जो 76वें नंबर की थी। 22वां जो सम्मेलन है समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में। छठा जो हिंद महासागर सम्मेलन है 2023, आयोजन था इसका 12 से 13 मई 2023 में ढाका, बांग्लादेश में। हिंद महासागर सम्मेलन अध्यक्षता जो की थी शेख हसीना ने की थी, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। विषय इसका क्या था? तो यह था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन था 2023 का, इसका आयोजन हुआ था 1921 मई को हिरोशिमा, जापान में। और जो 48वां था या फिर 50वां सम्मेलन, तो 48वां जो है जर्मनी 2022 में हुआ था। और 50वें नंबर का ये इटली 2024 में होगा। पहला जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था 20 अप्रैल 2023 को। थीम की बात कर तो रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसफी जो इसकी थीम थी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, आयोजन इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका था।
22 से 24 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ था। थीम जो इसकी आवर वास्ट मोमेंट यूनाइटेड द वर्ल्ड फॉर वॉर थी। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन नायडू फिजी में हुआ था इसका 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इनके द्वारा किया गया था। सम्मेलन का जो विषय ये हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, तो ये इसका विषय था। और अभी यही है जयशंकरी जो नए जो विदेश मंत्री बने हैं भारत की जो लोकसभा जो चुनावी हुए हैं। पहले G20 ESG WAG बैठक जो है 2023 की, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 को। विषय जो यहाँ पर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलेंट ब्लू इकोनॉमी जो था, रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी, तो ये इसका विषय था। विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं वार्षिक बैठक जो थी 2023 की, इसका आयोजन हुआ था 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका जो विषय ये कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड था। और पहला जो ITUT शिखर सम्मेलन 2022 का, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, इंडियन इसराइल USA UN, इसकी जो फुल फॉर्म है इंडिया इसराइल USA UN। जुलाई पर संयुक्त राष्ट्र की जो 27वीं बैठक हुई थी COP 27, तो ये हुई थी नवंबर 2022 में शर्म अल शेख मिशन में। COP 28 की जो बैठक है ये दुबई में संयुक्त अरब अमीरात 2023 में हुई थी। इसके बाद आ जाता है जो 26वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन है 2023 का। आयोजन जो इसका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 24 से 25 अगस्त 2023 को। इसकी जो थीम है डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन थी। और G20 का जो एम्पावर शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था 1 से 2 अगस्त 2023 को। इस सम्मेलन का जो विषय महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत था। चौथा जो युवा संसद महोत्सव था 2023 का, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था 2 मार्च 2023 को। इसकी जो थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत थी। 14वां जो एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था 13 से 17 फरवरी 2023 को। इसका जो विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी था। तो 14वां एयर इंडिया 2023 आयोजन बेंगलुरु में हुआ था और ये इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद आ जाता है जो डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है 2023 का। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन के विषय की अगर हम बात करें तो शेयर प्रोस्पेरिटी थ्रू एनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस, तो ये जो है यहाँ पे इसका विषय था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की अगर बात करें तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था 11 से 12 फरवरी 2023 को। इस सम्मेलन का जो विषय ये था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। और इसके बाद है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन इसका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 3 जनवरी 2022 को। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। थीम की बात करें तो यह था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद आ जाता है जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ था 27 से 31 जनवरी 2023 को। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। थीम की बात करें तो इसका थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। इसके बाद आ जाता है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। इसका जो आयोजन है ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति थे गवर्नर के, तो ये इसमें अतिथि थे। 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था इंदौर में, मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे जो राष्ट्रपति है गुयाना के। विशेष अतिथि की बात करें तो इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और इस सम्मेलन का जो विषय है
डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो ये इस सम्मेलन का विषय था। 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था 2023 का, आयोजन इसका हुबली कर्नाटक में हुआ था 12 जनवरी 2023 को। थीम की बात करें तो विकसित युवा विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। इसका जो विषय है ये था ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का विषय ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान था। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 5 जनवरी 2023 को। इसका जो विषय था ये वाटर विजन @2047 था। तो जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। विषय था वाटर विजन @2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन था नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2022 को। इसका जो विषय है एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनर्उद्धार और संरक्षण करना था, ये इसका मुख्य विषय था। 12वां DFXO 2022, तो 12वां DFXO 2022 का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 में हुआ था अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। मुख्य जो विषय इसका पाथ टू प्राइड था। तो 12वां DFXO 2022 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडियाज समिट 2022, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था सितंबर 2022 में। मुख्य विषय जो था अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। तो ये था इंडिया आइडियाज समिट 2022 का विषय, अमेरिका और भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, आयोजन इसका सूरत गुजरात में हुआ था सितंबर 2022 में। अध्यक्षता जो है गृह मंत्री ने की थी अमित शाह के द्वारा। जो अभी भी जो लोकसभा चुनाव जो है इनको यही भाग मिला। इनमें 2-3 मंत्री हैं जिनको कोई चेंज उसमें नहीं किया गया, जो पहले था वही भाग अब भी दिया गया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन इसका बेंगलुरु में हुआ था अगस्त 2022 में। उद्देश्य जो है इसका था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था अप्रैल 2022 में। उद्देश्य था इसका वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। तो ये तो हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर जो UGC नेट में पूर्व जो वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना या व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना है। तो शिक्षण के तात्पर्य से क्या अर्थ लिया गया है, और इसका अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, गुणों का विकास करना। तो मूल्य शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्य समाहित हो, और इसमें विभिन्न विषयों को मूल्य परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है, जिससे उनका संतुलित एवं सर्वोन्मुखी विकास हो सके। इसके बाद है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण, विद्यार्थी को गृह कार्य के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना है। तो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, अनुशासित शिक्षक, एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक।
तो वही अधिक पसंद किया जाएगा। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सफलता निर्भर करती है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञापालन की भावना, उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा पर। तो इस स्वामी विवेकानंद जैन के अनुसार है शिक्षा की सफलता अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा करना, मतलब परोपकार करना। इसके बाद है एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक या कोई सभी नहीं। तो एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए नियमों को लागू करते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर, ये प्रयोगात्मक शोध है। इसके बाद आ जाता है शोध सदैव पूर्व ज्ञान का सत्यापन है, नूतन ज्ञान की गवेषणा है, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति है, या ये सभी है। तो शोध सदैव है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। इसके बाद है जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, कक्षा के बाहर उस विद्यार्थी से हम बात करेंगे, क्योंकि अगर कक्षा में ऐसे काम करते हैं तो पढ़ाई बाधित होगी और अन्य बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्शपति होगी। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्शपति कौन सी होगी, समूह, यादृच्छिक, सुविधाजनक या लॉटरी पद्धति। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो यादृच्छिक सर्टिफाइड प्रतिदर्श। इसके बाद है प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाएगा। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, अवलोकन, परिचालन एवं प्रतिकृति, नियंत्रित, संदर्भ, एकत्र। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाएगा संदर्भ, एकत्र। नेक्स्ट आ जाता है एक शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है जब वह शोध करने योग्य है। यह शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है जब वह शोध करने योग्य है, वह नई है और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती है, वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से मुक्त हो, उसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। तो यह शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है, जो ऑप्शन सी में दी गई है। तो शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है कि वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से मुक्त हो। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं 11 से 15 तक के, तो यहाँ पर एक गद्यांश है और इसी गद्यांश में से ही जो क्वेश्चन फिल करने आएंगे। तो यहाँ पर शीर्षक भी आएगा, तो इसके लिए आपको जो गद्यांश है उसको एक बार में ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो अमूल रूप से बदल रहे मानसिक प्रारूप, शीत ऋतु की धान की उपज और श्वास, रोगों में काफ़ी वृद्धि सभी पर्यावरणीय कयामत परिदृश्य का हिस्सा है, जिसका दक्षिण एशिया में बाजा बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार राख, अमल, वायु, धुंध एवं अन्य कणों से युक्त प्रदूषण के घातक 3 किलोमीटर लंबे गहन आवरण के भयानक कॉकटेल ने इस क्षेत्र को आच्छादित किया हुआ है। भारत जो पहले ही सूखे की स्थिति से जूझ रहा है के लिए इसका निहितार्थ सर्वनाश ही है, और फसल की और विफलता का अर्थ बहुत से भारतीयों के लिए जीवन एवं मौत के समान होगा। अपरिपक्व मौतों में वृद्धि के प्रतिकूल
सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होंगे और रुग्णता अर्थात रोगों में वृद्धि हमारी जीर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असहनीय भार डालेगी। इसके लिए हम अपने सिवाय किसी अन्य को दोष आरोपित नहीं कर सकते हैं। सरकारी एवं कॉरपोरेट भारत के दोनों ही स्वच्छ प्रौद्योगिकी के किसी भी जिक्र के प्रति हमेशा एलर्जिक रहे हैं। अधिकांश यांत्रिक द्विपहिया वाहन प्रदूषण नियंत्रित की उचित व्यवस्था के बिना ही असेंबली लाइन से बनकर निकलते हैं। सरल प्रौद्योगिकियां जो लोगों के जीवन एवं पर्यावरण में मानविक परिवर्तन ला सकती है, पर R&D के लिए कम प्रयत्न किया जाता है। तथापि जबकि इससे कोई इनकार नहीं कि दक्षिण एशिया को अपने कृत्य स्वच्छ करना चाहिए। शंकाशील लोग हेज रिपोर्ट के समय के बारे में प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो अधिवेशन के होने में सिर्फ 2 हफ्ते ही रह गए हैं और विकासशील विश्व एवं पश्चिम विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पर्यायिक युद्ध के लिए स्थिति तैयार हो गई है। राष्ट्रपति बुश ने किसी भी कच्चे मसौदे पर हस्ताक्षर करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है, जबकि इसका अर्थ अमेरिका के उपभोग स्तर पर परिवर्तन का होगा। यूएस पर्यावरण रिपोर्ट शायद संयुक्त राज्य अमेरिका की शास्त्रशाला में स्थान प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि उसके संयंत्र भारत और चीन जैसे नियंत्रणों की ओर आरोपी अंगुली उठा रहे हैं। फिर भी यूएसए कारोबारी कोटा नियतांक समाप्त करने के मामले में अपनी संदिग्ध भूमिका से शायद ही इनकार कर सकेंगे। धनी गरीब देश से आसानी से अधिक ऋण खरीद सकते हैं और प्रदूषण जारी रख सकते हैं, बजाय इसके कि वे विकासशील देशों को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, जिन्होंने बेशक पश्चिम के साथ चलने की अपनी कोशिश में पर्यावरणीय संक्षिप्त उपाय किए हैं। यूएसए को अपने देश में व्याप्त पर्यावरणीय दुराचार को देखनी चाहिए। तेल की खोज के लिए अछूते क्षेत्र को खोलने से लेकर पेयजल के मानक शिथिल करने तक सिर्फ बुश की नीतियाँ वास्तव में लाभदेय नहीं हैं, अमेरिका के हितों के लिए भी नहीं है। हमने समझ लिया है कि इसमें हम सभी संलग्न हैं और किसी भी क्षेत्र में प्रदूषण हो वो वैश्विक सरोकार होना चाहिए, अन्यथा गुफा के अंत में ज़्यादा गुफाएं होंगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पर्यावरण के ऊपर गद्य था और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर अब आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय अवनति का संकेत कौन सा है। दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय अवनति का संकेत सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, जीर्ण हो रही स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, आमूल रूप से बदल रहा मानसून पैटर्न। तो दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय अवनति का संकेत कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें संकेत है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, आमूल रूप से बदल रहा मानसून पैटर्न। नेक्स्ट आ जाता है क्योटो अधिवेशन के बिल्कुल पहले ही हेज रिपोर्ट के समय निर्धारण के पीछे क्या कारण रहा होगा। क्योटो अधिवेशन के बिल्कुल पहले ही हेज रिपोर्ट के समय संयुक्त राष्ट्र यूएसए के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। आगामी अधिवेशन के संयोजक संचालक यूएसए को पाठ पढ़ाना चाहते हैं। पर्यावरण अवनति के विध्वंसकारी प्रभाव की ओर विश्व का ध्यान खींचना। आगामी अधिवेशन में यूएसए इसे विकासशील देशों के विरुद्ध अवसर के रूप में अधिवेशन करना चाहता है। तो इसमें कौन सा सही है। क्योटो अधिवेशन के बिल्कुल पहले हेज रिपोर्ट के समय निर्धारण के पीछे क्या कारण होगा। तो यहाँ पर जो इनमें कारण है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, आगामी अधिवेशन में यूएसए इसे विकासशील देशों के विरुद्ध अवसर के रूप में अधिवेशन करना चाहता है। इसके बाद है परिच्छेद के अनुसार द्विपहिया उद्योग किसके बारे में पर्याप्त सरोकार नहीं रखता है। द्विपहिया उद्योग किसके बारे में पर्याप्त सरोकार नहीं रखता है। सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा, वाहन स्वामी का जीवन सुरक्षा बीमा, वाहन में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, द्विपहिया वाहन की बढ़ती लागत। तो परिच्छेद के अनुसार द्विपहिया उद्योग किस बारे में पर्याप्त सरोकार नहीं रखता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, वाहन में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था। इसके बाद यदि अपरिपक्व मृत्यु की दर बढ़ती है तो यह जीर्ण शीर्ण अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डालेगी।
प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव डालेगी, जनसंख्या नियंत्रण के हमारे प्रयत्न पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, या समाज में नौकरी के उम्मीदवार कम होंगे। यदि अपरिपक्व मृत्यु की दर बढ़ती है तो क्या होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव डालेगी। इसके बाद आ जाता है सरकारी एवं कॉरपोरेट भारत दोनों किसके प्रति एलर्जिक है। सरकारी एवं कॉरपोरेट भारत दोनों किसके प्रति एलर्जिक है। मानसून की विफलता, निर्धनता एवं असमानता, औद्योगिक उत्पादन की मंदगति, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी का जिक्र। तो सरकारी एवं कॉरपोरेट भारत दोनों किसके प्रति एलर्जिक है, और यह है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के जिक्र के, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है स्थानीय श्रोतागण, शिक्षा, समाचार या मनोरंजन के लिए। तो सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की सेवा है जो रुचि पैदा करती है। किसमें पैदा करती है रुचि, तो ये करती है स्थानीय श्रोतागण में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिला करना है। सूची 1 में कलाकार हैं और साथ में 2 में जो यहाँ पर कला दी गई है। तो कौन से कलाकार का संबंध किस कला से है, तो यही जो यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हमारा सेंसर ऑप्शन ए वाला। तो अमृता शेरगिल जो है इनका संबंध चित्रकला से माना गया है। टी स्वामीनाथन पिल्लई इनका जो संबंध है ये बांसुरी से माना गया है। और भीमसेन, पंडित भीमसेन जो इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। और पद्मा सुब्रमण्यम जो इनका संबंध जो एक बच गया भरतनाट्यम, तो इनसे माना गया है। अमृता शेरगिल जो है भारत की प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और ये टी स्वामीनाथन पिल्लई ये दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध या बांसुरी वादक हैं। और इनका जो जन्म है ये 1927 में मद्रास में हुआ था। और पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ये शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी संगीत शैली की सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद जाता है आउटपुट। ये अंतरंग व्यक्तिगत संचारण है, जन संचार है, सामूहिक संचार है, या अंतर्वैयक्तिक संचार है। और कुट क्या है, और कुट जो है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया गया है एक अंतर्वैयक्तिक संचार है। और कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह का सामाजिक नेटवर्क है जो कि गूगल समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका नाम गूगल समूह के एक कर्मचारी और कुट बुयुकॉक्टेन के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है फायरवॉल्स। व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में ली जाती है। फायरवॉल्स व्यवस्था अनअधिकृत प्रहार, वायरस प्रहार, डाटा डाइवर प्रहार, या अग्नि प्रहार। फायरवॉल्स व्यवस्था फायरवॉल, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए अर्थात अनअधिकृत प्रहार से है। तो कंप्यूटर से संबंधित है फायरवॉल। आपने जो कोई यूज करता है मोबाइल भी चाहे कंप्यूटर है तो उसे फायरवॉल के बारे में पता होगा। तो इसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जाता है। फायरवॉल का प्रयोग अधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क, मुख्यतः इंट्रानेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। सभी संदेश जो इंटरनेट से बाहर जाते हैं या अंदर प्रवेश करते हैं वह फायरवॉल के माध्यम से ही जाते हैं। और फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उनको वो रोकता है। इसके बाद है नवीनतम प्रचलित संचार पुरस्कार में कौन सा एक सही है। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था जुलाई 20, 2008 में। दिलीप सिंह को बिजनेस स्टैंडर्ड CEO अवार्ड मिला था 22 जुलाई 2008 में। तपन सिन्हा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था जुलाई 2008 में। या गौतम घोष को ओशियंस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जुलाई 11, 2008 में। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था 2008 में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अन्य देखें, दिलीप सिंह को बिजनेस स्टैंडर्ड CEO अवार्ड मिला था 22 जुलाई 2008 में। तपन सिन्हा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 21 जुलाई 2008 में। और गौतम घोष को ओशियंस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जुलाई 11, 2008 में। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर गेम्स मैन को किसी कोड में
अगेंस्ट मैन लिखा जाता है। ये जो हाँ इस प्रकार है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए पहले तो आपने यहाँ पर इसको लिख लेना है GAMESMAN। इसके बाद इसको लिख लेना है इसी के नीचे, जैसे AGME, उसके बाद MSMSAN। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कोड यहाँ पर चला हुआ है। तो ये दोनों सेम है। यहाँ पर अगर हम देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, AG। तो कहने का इसमें अर्थ है कि पहले दो ही बदले हुए हैं, बाद के दो वैसे की वैसी हैं। तो यहाँ पर भी सेम फिर वैसे ही होगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। तो आप इसे हल करके देख सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताइए। तो कौन से वाली संख्या आगे चलेगी इसकी, कौन से वाला सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला, 7/13। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है? तो यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि भिन्न वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये भिन्न वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भिन्न वाला भी सेम ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर इनका कोड देखें तो 2 और 2 4, 11 और 5 16, 2 और 2 4, 4 में अगर 3 जोड़े तो 7, 7 में 4 जोड़े तो 11, 2 3 4 5, ये वाला क्रम है कुछ ऊपर। इसी प्रकार से नीचे भी देख लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 6। पहले इसको देख लेते हैं, 21 और 10 31 होता है। तो 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31। तो 4 6 8 10। तो ये वाला जो कोड है यहाँ पर चलाए गए हैं। तो इसी आधार पर जो है यहाँ पर 7 13 इसका बनेगा। इसके बाद है अप्रैल 1994 किन तारीखों में रविवार पड़ा था? तो अप्रैल 1994 में किन तारीखों में रविवार था? 2 9 16 23 30 कौन सी तारीख थी अप्रैल 1994 में जिनमें रविवार पड़ा था? तो इसमें जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, 3 में 10 17 और 24। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है प्रथम सेट के अक्षरों में कुछ संबंध है, इसी आधार पर दूसरे सेट के अक्षरों का संबंध बताइए। प्रथम सेट के अक्षरों में कुछ संबंध है, तो इसी आधार पर दूसरे सेट के अक्षरों का संबंध बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा क्रम जा चला हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A B, और यहाँ पर अगर हम इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर M N O, तो यहाँ पर आएगा O। अब यहाँ पर देखें तो S R R S, और यहाँ पर भी फिर देखें तो क्या आएगा? M N O P Q R P। यहाँ पर देखें S T U V, तो V इससे पहले W, S T U V W। तो यह वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है दो तरक वाक्य जिसके उद्देश्य और विधि समान हैं लेकिन गुण भिन्न हैं, वे व्याघातक होते हैं, विरुद्ध हैं, गौण हैं या तद आत्म्य हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधि। तो जिनके उद्देश्य और विधि तो समान हैं लेकिन गुण जो है वो अलग है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा गौण, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है तार्किक
युक्त का आधार है। तो तार्किक युक्त का आधार है संबंधित आधार वाक्यों की सत्यता, संबंधित आधार वाक्यों का वैध संबंध, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग या साधारण भाषा का प्रयोग। और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी में जो दिया गया है संबंधित आधार वाक्यों का वैध संबंध। तार्किक युक्ति पर आधारित प्रश्नों में अभ्यर्थी को दिए गए कथन या घटना के आधार पर दिए गए विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के आधार पर करना होता है, तो उसको कहा जाता है तार्किक युक्ति। इसके बाद इनमें से गलत संख्या जो है वो आपने बतानी है कि एक संख्या गलत है और कौन से वाली संख्या यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 125 और 2 27 और 3 30 और उसके बाद फिर यहाँ पर 5 35 35 और 7 42 42 और 10 52 52 और 10, तो यहाँ पर जो है 52 और 13 65 2 3 5 7 7 के बाद जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था 7 के बाद जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो 35 और 7 142, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो 152 जो है 153, तो 153 जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में कुछ मिस है, तो यहाँ पर जो है अगर हम इनको चलाएं तो 2 3 5 7 और 9 में यहाँ पर 51 होना चाहिए और उसके बाद फिर 11 में 162, तो 152 जो है यहाँ पर गलत है। 152 जो है इसकी जगह पर 151 आएगा, तो फिर जो है यहाँ पर कलम ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ABCDE 5 पुस्तकें हैं। C पुस्तक D के ऊपर, E पुस्तक A के नीचे और B पुस्तक E के नीचे है। कौन सी पुस्तक यहाँ पर सबसे नीचे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें C पुस्तक D के ऊपर है, E पुस्तक A के नीचे, B पुस्तक E के नीचे है। तो C पुस्तक D के ऊपर है, C जो पुस्तक है वो D के ऊपर है, E पुस्तक A के नीचे है। अब E पुस्तक A के नीचे यहाँ पर नहीं पता है हमें, B पुस्तक E के नीचे है, तो इसका मतलब है C पुस्तक D के ऊपर है, E पुस्तक A के नीचे है। अब E पुस्तक जो है, E पुस्तक वो कहाँ पर है? A के नीचे, मतलब A के नीचे B पुस्तक है। अब हमें ये जगह नहीं पता है कि कहाँ पर है, तो A पुस्तक E पुस्तक A के नीचे है, तो E के क्या है? नीचे है। अब हमें ये नहीं पता है, ये कहीं पर भी हो सकती है, तो E पुस्तक A के नीचे है, B पुस्तक E के नीचे है, B पुस्तक E के नीचे है। कौन सी पुस्तक यहाँ पर सबसे नीचे है? तो सबसे नीचे कौन सी है यहाँ पर? तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर जो है B पुस्तक ही सबसे नीचे है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए कुछ साक्ष्य देते हैं, निष्कर्ष के लिए कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक है या निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं।
तो वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य हैं कौन से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। निष्कर्ष के लिए निर्णायक साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्याय युक्ति, सिलोसिज्म। निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक या प्राकल्पनात्मक है, तो न्याय मुक्ति होती है और इसको माना गया है निगमनात्मक। ये एक विशेष प्रकार का तर्क करने का तरीका है जिसमें दो अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन निकाला जाता है, अनुमान कह सकते हैं आप या निष्कर्ष। और जो है परंपरागत रूप से न्याय युक्ति ही निगमनात्मक अनुमान का आधार रहा है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अवलोकन करें। इसमें 3 वृत्त हैं जो ग्रेजुएट, क्लर्क और शासकीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। कटे हुए अंशों को ए, बी, सी तथा ई, एफ, जी, एच से अंकित किया गया है। इनमें से कौन सा अंश प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के नीचे दिए गए कथनों का सबसे सरल श्रेष्ठ रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ग्रेजुएट का है, ये क्लर्क और ये शासकीय कर्मचारी का है। तो क्लर्क जो ग्रेजुएट भी है, क्लर्क जो ग्रेजुएट भी हैं और शासकीय कर्मचारी भी हैं, मतलब एक ऐसा अल्फ़ाबेट है इनमें जो क्लर्क, ग्रेजुएट और शासकीय तीनों में है। क्लर्क जो ग्रेजुएट भी है और शासकीय कर्मचारी भी है, तो ये इनमें कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन एच में आया है ये शासकीय भी है, ये वाला भी है, यहाँ पर यहाँ तक देख सकते हैं ये क्लर्क वाला भी है और जो ग्रेजुएट वाला भी है, तो ये सभी में कॉमन है एच, जो ऑप्शन डी में है। इसके बाद है कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी है लेकिन क्लर्क नहीं है। कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी तो हैं लेकिन क्लर्क नहीं है, मतलब जो है वो शासकीय कर्मचारी ग्रेजुएट है लेकिन ये जो क्लर्क है इसका जो वृत्त है इसमें नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों में आ सकते हैं, तो वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखें तो अगर सी को लेके चले तो ये शासकीय कर्मचारी है, एफ को लेकर चले तो ये दोनों में है, ग्रेजुएट भी है और शासकीय कर्मचारी भी है। तो 32 का जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद है सन 2007 में कौन सी फर्मों की लाभ वृद्धि सबसे अधिक रही है। तो कौन सी रही है इसमें, BDF, ACF, BCD, ACE। तो यह क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पर जिसमें हमारा सेंसर ऑप्शन ए वाला है, BDF। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सन 2006 में कौन सी लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो शायद अलग है कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसमें ये दोनों जैसे अलग है, ये वाला जाता है। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क है लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, वो बताना है। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क तो हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। कुछ ग्रेजुएट या यहाँ पर क्लर्क हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, मतलब ये जो है ये वाले के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लर्क और ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो कुछ ग्रेजुएट क्लर्क है लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से वाला इसका बनेगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये, तो यही जो इसका हो जाएगा। इसके बाद है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। SCL, TCL, विप्रो या इन्फोसिस के द्वारा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, ये विकसित किया गया था और किन के द्वारा, तो TCS के द्वारा।
इसके बाद है ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फेसेंट, मल्टीमीडिया या मल्टी प्रोसेस। ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि और वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को, तो इसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है? फॉलिज, मिस्टेक, स्पैम या बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई कमी आ जाती है, त्रुटि, तो उसको जो है बग कहा जाता है। जो किसी कंप्यूटर प्रणाली की त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या फॉल्ट अर्थात जो फॉल्ट है उसको वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक आम शब्द है। यह ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में की गई गलतियों और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होता है और कुछ गलत कोड बनाने वाले कंपाइलरों के कारण ये पैदा होता है। इसके बाद आ जाता है HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक या टेबल एवं फ्रेम के लिए। सारणी में ढांचा। HTML का उपयोग, तो इसका जो उपयोग है ये वेब पेज के लिए होता है, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अस्पताल अवशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? प्लास्टिक 9 से 12%, धातु 1 से 2, मृतिक 8 से 10 या जैव अवकृत 35 से 40%। तो निम्नलिखित अस्पताल अवशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में एक सही नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, प्लास्टिक 9 से 12%। इसके बाद है सूक्ष्म प्रक्रिया किसके लिए बनी है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, इलेक्ट्रिक गुड्स या कैलकुलेटर के लिए। सूक्ष्म प्रक्रिया, और ये बनी है कंप्यूटर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रोचिप पर बनाया गया कंप्यूटर प्रोसेसर होता है और ऐसा CPU जो केवल एक LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर बना हो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नवीनतम विकसित रूप है और ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसके CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर हो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कंपेसिटर, लॉजिक गेट्स आदि का समावेश होता है। इसके बाद है स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व पर प्राप्त होता है? 40 डिग्री, 0, 40 या -2.50 सेंटीग्रेड पर। तो स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है तो 40 सेंटीग्रेड पर। तो स्वच्छ जल का अधिकतम घनत्व जो 40 सेंटीग्रेड पर होगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? केंद्र, भूकंप लेखी, अधिकेंद्र या उभरना या बढ़ना। तो जिसका भूकंप से संबंध नहीं है ऑप्शन डी में जो दिया गया है। तो ये जो धरातल जो है भूमि के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। और विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर के गहरे पर उत्पन्न होते हैं। अधिकेंद्र जो है ये भूकंप मूल केंद्र के ठीक ऊपर लंबवत वह स्थान होता है जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है और अभिकेंद्र कहलाता है। भूकंप मूल का सबसे समीप स्थित होता है और अधिकेंद्र सदैव धरातल पर स्थित होता है। भूकंप लेखी ये जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अवलोकन किया जाता है, मतलब वो आंकी जाती हैं तो लिखा जाता है, तो उसे क्या देते हैं? भूकंपीय यंत्र। सिस्मोग्राफ या इसके द्वारा इसे मापा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय, शीतोष्ण, मानसून या भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो विश्व में सबसे बड़े जो पेड़ है वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसके बाद है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, ये संबंधित है दिल्ली विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, JNU का एक उपविभाग, विश्वविद्यालय पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का भाग। तो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय का संबंध है, तो इसका संबंध है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय विभाग से। इसके बाद आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान और 2 में राज्य दिए गए हैं। तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान में पेरियार है, कहाँ पर है? तो केरल में है। तो इसका देख सकते हैं 1 का 2 में कौन सा है? 1 का 2 में सिर्फ यही है, तो यही से आंसर हो जाएगा। पेरियार कहाँ पर है? केरल में। नंदनकानन वन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तराखंड में है। सरिस्का बाग जो है यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र, ये राजस्थान में है। तो ये जो पेरियार जो आया है यहाँ पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत में केरल में है ये, और 1982 में राष्ट्रीय पार्क इसको घोषित किया गया था, 1982 में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ये 1960 में, कब? 1960 में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, इसमें बना था ये 1960 में। और ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये बना था 1936 में। उत्तराखंड राज्य का जो नैनीताल जिला है वहाँ पर है। और सरिस्का बाग क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, और राजस्थान राज्य का जो अलवर है वहाँ पर है। और 1978 में इसको जो बाघ अभयारण्य का जो दर्जा ही दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको कब कब यहाँ पर दर्जा किसको मिला है, तो वो दिया गया है 1960 में, 36 में और ये 1978 में। और ये केरल वाला था 1982 में। तो 1982 में राष्ट्रीय पार्क इसको घोषित किया गया था। तो कई बार सन भी आ जाते हैं, तो इस प्रकार से इनके सन हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 को 2 के साथ वैसे मिलान करना है। सूची 1 में संस्था, 2 में उनके स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही जब मिलान हो जाएगा, तो इसमें जो है कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जैसे का बन जाएगा 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर 3, 1, 2 और 4। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है ये हैदराबाद, ये भोपाल या भोपाल में ही है ये भी, तो भोपाल में है ये। और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये शिमला में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ये भी भोपाल में है, और राष्ट्रीय बचत ये नागपुर में है। तो इस प्रकार से है यहाँ पर हैदराबाद में, ये भोपाल या पर आएगा। तो ये जो भारतीय जो उच्च अध्ययन जो संस्थान है शिमला, एक जो प्रतिष्ठित शोध संस्थान है, और 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और 20 अक्टूबर 1965 में इसने काम करना शुरू किया था। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ये भोपाल में है। इसका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 17 अगस्त 1993 को हुआ था, और भारत सरकार के द्वारा भी पोषित मुख्य रूप से न्यायिक अधिकारियों के लिए शिक्षण संस्थान है। और राष्ट्रीय बचत संस्थान ये नागपुर में है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम करता है। इसके बाद आ जाता है राधा कृष्णन आयोग। इसके अनुसार उस शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य एवं शांति व स्वास्थ्य का विकास करना है। राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना है, और भी दोनों या कोई सा भी नहीं। तो राधा कृष्णन आयोग जो है इसके अनुसार उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और यह माना गया है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, जिसमें ए और बी दोनों आ जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य और शांति व स्वास्थ्य का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना। तो ये दोनों जो है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनाव का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें जो है ऑप्शन जो बी है इसको माना गया है यहाँ पर, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विमत सही नहीं है। शिक्षा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समर्थित सूची का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संवैधानिक निकाय है। एक अधिकार, आविष्कार, अभिकल्प, प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क समर्थित सूची के विषय हैं। समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा सही यहाँ पर एक नहीं है। अब सही नहीं है कौन सा, ऑप्शन सी वाला कि एक अधिकार, आविष्कार, अभिकल्प, प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क समर्थित सूची के विषय है। तो एक अधिकार, अभिकल्प, प्रतिलिपि अधिकार और ट्रेडमार्क ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के विषय हैं।
किसके हैं ये? संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के, न कि समवर्ती सूची के। तो इस प्रकार से जो हमारी आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।